जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न क्रमांक 1 से। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। देखिए भाई, आप इस बात को समझें। यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन कर रहा है तो यह दर्शाता है किसको? ये दर्शाता है बोध को। मतलब उसे बोध है, तभी तो वह क्या है, विशिष्ट उद्दीपन का चयन कर पा रहा है ना? नहीं तो कैसे कर पाता? तो यहां पर हम कह सकते हैं ये किसका भी लक्षण है? बोध का, है ना? यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था तथा स्थूल प्रसंक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार हैं? आपको पता है जो प्यारे महोदय हैं इन्होंने क्या है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं, जिसमें संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, अमूर्त सभी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं जो संवेदी पेशीय अवस्था है और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, इस संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के प्रकार हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। कितनी अवस्था बताई है प्याजे महोदय ने? 4 बताई हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अधिगम या सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसके निर्माणक तत्वों का क्रम क्या होता है? बताएं आप लोग क्या होता है? तो देखिए भाई, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लर्नर, मतलब सीखने वाला, जिससे कुछ सीखना है उसे हम बोलेंगे क्या? लर्नर या शिक्षार्थी। फिर उसके सामने क्या है? एक उद्दीपक होगा और उद्दीपक पर क्या है? फिर वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले शिक्षार्थी, फिर उद्दीपक और फिर इसके बाद क्या है? प्रतिक्रिया वह व्यक्त करेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले शिक्षार्थी होगा, फिर उसके सामने क्या है? एक उद्दीपक होगा जिस पर वह क्या है? अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। देखिए, सबसे अच्छी तरह विकसित कैसे कर सकते हैं? क्या आप सबसे अच्छी तरह विकसित उत्तर लिखकर कर सकते हैं? नहीं, गेम खेलकर या कुछ कर कर आप सबसे अच्छी तरह से विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि आपको पता है पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ की अभिव्यक्ति। तो पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब किस शब्द का उपयोग कहां पर होना है, ये आपको पाठ में इस पर ध्यान देना है। तो ये क्या है? पठन कौशल में महत्वपूर्ण हो जाएगा और इससे क्या है? पठन कौशल सबसे अच्छी तरह से विकसित होगा, है ना? क्योंकि केवल नाम, यदि मान लो आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, आप उसका भाव नहीं समझ रहे हैं, तो ये काय का पठन कौशल, है ना? पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ की अभिव्यक्ति। चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मान संबंध बालकों की विशेषता क्या होती है? मान संबंध, घबराइए मत। यदि हिंदी में समझ में ना आए तो आपको एग्जाम में क्या करना है? इंग्लिश में देखना है। मेंटली रिटायर्ड मतलब क्या है? जिनका जो मानसिक संतुलन है वो क्या है? सही नहीं है। तो ऐसे बच्चों में क्या सृजनशीलता की अधिकता होगी? नहीं होगी, क्योंकि भैया ये विशेषता होती है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों के समान रहेगी? नहीं रहेगी। भैया प्रश्न में ही तो कहा गया है बालक कैसा है? मेंटली रिटायर्ड है। सामान्य स्मृति स्तर होगा उनका? नहीं होगा, बल्कि ऐसे जो बच्चे होंगे वह किसी चीज पर क्या है? कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं ध्यान केंद्रण में कमी होगी। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है कुछ लोगों को आज क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे, लेकिन भाई अब ऐसे ही क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपका जो स्कोर है बाल विकास में वो बहुत शानदार आए। मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण होता है जो बताना है किसको मापता है। तो भाई मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण है,
ये मापता है एप्टीट्यूड अर्थात योग्यता को। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जितने भी परीक्षण हैं, ठीक है, चाहे वह व्यक्तित्व मापन को हो चाहे बुद्धि लब्धि को हो, ये आपको सभी पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्या है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या है, बताइए। टाइप ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट, बताइए विकास के परिवर्तन में क्या क्या होता है। देखिए आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल भाई सही बात है। अनुपात में भी क्या है, परिवर्तन होता है ना। नवीन लक्षणों को इसमें ग्रहण भी किया जाता है विकास के फलस्वरूप, सही है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, उपरोक्त सभी यहां पर ए होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है भाई, ठीक है, मतलब जो बुद्धि है या बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो भाई जो इंटेलिजेंस होता है, ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद होता है। क्या है, जो बुद्धिमत्ता है यह आनुवंशिकता और पर्यावरण इन दोनों का उत्पाद होता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बच्चे में क्या है, कोई असमर्थता है, ठीक है, मतलब बच्चा उसमें क्या समर्थ नहीं है, तो बताना है फिर भी बच्चे किस में सक्षम होंगे, चलने में नहीं, क्योंकि यार मान लो ये जरूरी नहीं है ना सुनने में, लेकिन भले ही बच्चे में किसी प्रकार की असमर्थता हो लेकिन वह सीखने में सक्षम होगा, क्योंकि यदि आप कोई कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी आप क्या है, सीख रहे हैं। मतलब अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मान लीजिए मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं तो भी क्या है, यह अधिगम हो रहा है ना। मतलब मुझे पता चल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे एक काम किया जाता है, मतलब यहां भी क्या है, अधिगम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं। देखिए जो नवजात शिशु होता है धीरे धीरे क्या है, उसमें क्या है, क्रियाशीलता आती जाती है ना, मतलब एक्टिविटी करने लगता है, चेतना भी उसमें आ जाती है, संवेदनशीलता भी आती जाती है। तो ये क्या है, ये पहलू होते हैं भाई उसके विकास के। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संरक्षण की आवश्यकता बताइए किसमें होती है, प्रोटेक्शन, है ना, नीड ऑफ प्रोटेक्शन इज। तो संरक्षण की भैया आवश्यकता, देखिए जो हमारा विकास हो रहा है इसके लिए भी क्या है, हमें संरक्षण की आवश्यकता हो चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन के लिए भी चाहिए, और भविष्य के लिए भी क्या है, हमें संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक छात्र को पी के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा। यदि आप प्रश्न में दो शब्द पकड़ गए तो समझिए आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें कहा गया है मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणालियां ज्ञात करना, मतलब इसमें क्या है, नया चिंतन, नई खोज, है ना, नई कल्पना की बात हो रही है। तो पता है आपको ये कौन सा होता है, अपसारी चिंतन में होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह सारे क्वेश्चन भैया मैंने जो बाल विकास के ओल्ड पेपर है वहां से लिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन अलग से भी लिए हैं बुक से। निम्न में से किसे व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हो गया था ना, हाँ सही तो है।
यहां पर शायद क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, निम्न में से किसे, यहां पर था दृष्टि बाधित, दृष्टि बाधित। अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, निम्न में से किसे दृष्टि बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि कैसा है, दृष्टि बाधित है, तो यदि वो चलने मतलब सहायक रूप से चल सके, तो बताइए इसमें से किसका यूज किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा और रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को क्या है, बहुत कम दिखता है या दिखता नहीं है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, हाथ में एक रॉड लिए रहते हैं इस तरह से, और क्या है, उसी को आगे वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं जमीन पर, और क्या है, उसी के सहारे चलते रहते हैं। तो भैया उसी रॉड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हूवर कैन। ठीक है, जो छड़ होती है ना, इस तरह से एक रॉड होती है जो हाथ में लिए रहते हैं, उसको क्या है, हूवर कैन कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। आप सर्च कर लेना गूगल पर या यूट्यूब पर, तो आपका डायग्राम मिल जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा हूवर कैन कैसे होता है। इस तरह से होता है ना, रॉड होती है सीधे, है ना। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन मतलब क्या है, स्कूल से पहले की शिक्षा, है ना, मतलब परिवार के, है ना। तो देखिए क्या क्या होता है, प्री स्कूल एजुकेशन की शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, विकास के लिए अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सौंदर्य बोध जागृत करना, बिल्कुल सही है। बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों की पहचान की मुख्य पद्धतियां क्या होती हैं। देखिए मान लीजिए आपको समस्यात्मक बालक की पहचान करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मतलब आप क्या है, बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं बच्चे को क्या समस्या है। आप बच्चे का क्या है, इंटरव्यू ले सकते हैं, उससे भी क्या है, पता चल जाएगा आपको बच्चे को क्या समस्या हो रही है। और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, इनसे भी आप क्या है, पता कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है, बताएं आप लोग। देखिए आप ये सोचें चिंतन कौन कौन होते हैं। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अपसारी और अभिसारी, ठीक है, ये जो दो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देखें, आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है ऊपर। ऊपर मतलब क्या है, व्यक्ति मतलब ऊपर की ओर सोच रहा, मतलब कैसा है, ये चिंतन कैसे संबंधित हो जाएगा, सृजनशीलता से संबंधित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अपसारी। देखिए यहां अपसारी नहीं दिया है, यहां पर उसकी जगह क्या लिख दिया, अलग सोच, लेकिन इंग्लिश में आप देखें वही नाम लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, विकल्प बी के साथ जाएगा। इसलिए आपसे मैं बोलता हूं, हिंदी में भले ही नाम चेंज हो जाए, इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको क्या है, इंग्लिश शब्द पर भी फोकस करना है ना। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या अवधारणा क्या कहलाती है, बताना है। जो हु एंड व्हाट का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहलाता है, हु एंड व्हाट। तो भैया व्यक्तियों की स्वयं की जो कौन और क्या अवधारणा या हु और एंड व्हाट, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे कहा जाएगा वास्तविक स्व अवधारणा, रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्योंकि व्यक्ति क्या है, स्वयं की है, तो पहली बात तो क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। और कैसा है, खुद का है, तो क्या है, रियल रहेगा, है ना। तो रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए अगला है, वह अवधारणा जो आरंभिक बाल अवस्था के दौरान, वह अवधारणा जो आरंभिक बाल अवस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती। देखिए आरंभिक बाल अवस्था या प्रारंभिक बाल अवस्था की बात हुई है, तो आपको पता है भैया ऐसे जो बच्चे होंगे उनमें क्या है, अमूर्त सोच विकसित नहीं होगी। अमूर्त सोच मतलब क्या है, बच्चे के सामने जो वस्तु ना हो और उसके बारे में सोच सके, ये भैया विकसित नहीं होती है अमूर्त सोच। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग हमें कमेंट करके बताना प्रारंभिक बाल अवस्था का जो समय है वह कितना होता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है? बिल्कुल भाई, ये सही बात है। जो हमारा विकास है अधिकांशतः वह देखा जाए तो इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है जो कि क्या है, हमारे वंशागत होते हैं, है ना। तो इसे देखा जाए तो एक सिद्धांत कैसा होगा, मतलब यहां पर क्या प्राकृतिक चीजों की बात हो रही है ना। जैसे मान लो जीन की बात हो रही है, वंश की बात, मतलब क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक सिद्धांत है। आर नेचर थ्योरी के अंतर्गत हम कह सकते हैं यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 20। अवधारणा की रचनात्मकतावाद इकाई की विशेषता क्या है? रचनात्मकता की बात मतलब क्या है, आप समझ जाओ इसको। इसमें क्या होगा, नया खोज होगा, नई कल्पना होगी, नया चिंतन होगा, नई खोज होगी। तो देखिए इसमें क्या है, पहले नंबर तो आप क्या है नेगेटिव कथन देख लें। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। बताएं आप लोग, क्या रचनात्मकतावाद में पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से होगा? नहीं होगा। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया को हतोत्साह करता है? नहीं करता। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया भाई। जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना है, ये भी क्या गलत हो गया। मतलब क्या है, मेरा यहां पर उद्देश्य ये था, यदि आपको सही आंसर पता नहीं है तो आप क्या करें, जो कथन नेगेटिव लग रहे हैं उनको पहले क्रॉस कर दें, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, विकल्प ए बचा, ये अपना आंसर हो गया। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। मतलब क्या है, पहले शिक्षा के समय क्या है, जहां तक मान लो मतलब जो उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, आखिर बच्चा इसके बारे में जानता क्या है। ठीक है, ये यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। बताएं आप लोग, प्रदर्शन बुद्धि, तो भैया आपको पता है प्रदर्शन बुद्धि को चित्र व्यवस्था के द्वारा मापा जाता है। इसमें क्या होता है भैया, जो चित्र व्यवस्था है ये एक प्रकार का कैसा है, अशाब्दिक परीक्षण होता है। मतलब इसमें क्या है, शब्द नहीं होते हैं, बल्कि इसमें क्या है, व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रकार के चित्र दिए जाते हैं, ठीक है, जिनको व्यक्ति क्या है, व्यवस्थित व्यक्तियों को करना होता है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ खालिस्तान संबंधित होती है। देखिए यहां पर क्या है, बौद्धिक स्तर की गणना की बात हुई है और क्या है, शैक्षणिक प्रदर्शन की बात हुई है। तो दोनों में बताइए आप संबंध कैसा होता है। आप इसको समझे भाई मेरे। मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी क्या है, बुद्धि स्तर क्या है, उच्च स्तर की होगी, और वह शैक्षणिक प्रदर्शन भी क्या है, बेहतर करेगा। मतलब क्या है, यदि किसी की बौद्धिक स्तर किसी का उच्च होगा तो उसका क्या है, शैक्षणिक प्रदर्शन भी क्या है, उच्च होगा। और यदि किसी का बौद्धिक स्तर निम्न होगा तो उसका क्या है, शैक्षणिक प्रदर्शन भी क्या है, निम्न होगा। तो हम कह सकते हैं जो बौद्धिक स्तर है और शैक्षणिक प्रदर्शन है, इन दोनों में क्या है, अत्यधिक संबंध होता है। मतलब एक दूसरे को क्या है, प्रभावित करते हैं, असर पड़ता है एक दूसरे पर। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, अत्यधिक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, केवल शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा एक से अधिक अंगों के द्वारा तथा पेशीय कौशल की योग्यता व्यक्त की जाती है तो यह कहलाती है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। जैसे मान लीजिए कोई धावक है या कोई खिलाड़ी है ना, इनमें क्या है,
शारीरिक गति संबंधी बुद्धि पाई जाती है। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। जैसे कोई फिल्म के जो अभिनेता है अभिनेत्री है, इनमें भी क्या है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है ना। कोई डांसर है मान लो, उसमें भी क्या है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।